Welcome aviators to Flying Aviation. Today's 14th video of our series Aircraft Explained A to Z. आज की वीडियो एयरक्राफ्ट के इंजन पर होने वाली है। इस वीडियो में हम समझेंगे कि एयरप्लेन के इंजन में कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, उन पार्ट्स के कितने टाइप्स होते हैं, वो सारे पार्ट्स कैसे काम करते हैं और इसके साथ ही में इंजन के कुछ ऐसे पार्ट्स को भी डिस्कस करेंगे जो शायद आपको मालूम ही नहीं होंगे। बट बिफोर गोइंग टू द वीडियो, join our Telegram group, Instagram account and Facebook page. All the links are given in the description. Also subscribe to our channel and press the bell icon to be in touch with us. एयरप्लेन के हर एक पार्ट को समझने के लिए हम सबसे पहले इंजन का एक टाइप चूज़ करते हैं। सारे कमर्शियल एयरलाइनर्स में टर्बोफैन इंजन यूज़ होता है और इन इंजन्स को गैस टरबाइन इंजन कहते हैं क्योंकि इनकी वर्किंग और आउटपुट दोनों गैस से ही मिलती है। आगे जाकर आपको ये भी अच्छे से समझ आ जाएगा। एक टर्बोफैन जेट इंजन में बेसिक 7 पार्ट्स होते हैं। सबसे पहला पार्ट है इंटेक सेक्शन। इसका टेक्निकल नाम है डिफ्यूज़र। अगर आप इसकी शेप को देखें तो ये आगे से थोड़ा नैरो और पीछे से थोड़ा चौड़ा है। इसे ऐसा बनाने का एक खास रीज़न है, पर उसको समझने से पहले फिजिक्स के एक छोटे से लॉ को समझिए। अगर किसी भी चीज़ का एरिया बढ़ता है तो उसमें से पास होने वाली हवा या पानी की स्पीड कम हो जाएगी। और आपको याद ही होगा कि अगर फ्लूइड की स्पीड कम हो गई तो उसका प्रेशर बढ़ जाएगा और अगर एरिया कम होता जाएगा तो फ्लूइड की स्पीड ज़्यादा होती जाएगी। बिल्कुल ऐसा ही डिफ्यूज़र में होता है। जैसे ये एरिया बढ़ता जाता है, इसमें से जाने वाली एयर की स्पीड थोड़ी सी कम हो जाती है और एयर का प्रेशर बढ़ जाता है, जिससे कि इंजन को थोड़ी प्री प्रेशराइज्ड एयर मिल जाती है। इंजन का सेकंड कंपोनेंट है ये इंटेक फैन। यही इंटेक फैन बाहर से हवा को अंदर खींचता है। इस फैन में काफ़ी ब्लेड्स होते हैं। ये सारे ब्लेड्स कंपोजिट मटेरियल्स या टाइटेनियम के बने होते हैं और काफ़ी स्ट्रॉन्ग होते हैं। और अगर आपने कभी इन फैन ब्लेड्स को ध्यान से देखा होगा तो आपने ज़रूर नोटिस किया होगा कि ये फैन ब्लेड्स थोड़े लूज़ होते हैं। चलिए इसे भी समझते हैं। इसको समझने के लिए हम इसे 2 कंडीशंस में डिवाइड करते हैं। पहला, अगर ब्लेड्स लूज ना होकर रिजिड हो तो क्या होगा, और दूसरा, ब्लेड्स को लूज करने से क्या होगा। पहली कंडीशन से शुरू करते हैं। एयरप्लेन की शाफ्ट को घुमाने के लिए एक हाउसिंग की ज़रूरत होती है जिसमें कि वो फ्रीली रोटेट कर सके, और इन दोनों के बीच थोड़ा गैप होता है ताकि उसमें लुब्रिकेशन ऑयल जा सके। अगर फैन ब्लेड्स रोटेटिंग शाफ्ट के साथ रिजिडली अटैच हुए तो जब फैन रोटेट करेगा इससे ब्लेड्स पर असर पड़ेगा। मान लो कि फैन एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है तो इसके ब्लेड्स इनर्शिया फोर्स के कारण अपनी जगह पर ही रहना चाहेंगे, जिससे कि ब्लेड्स पर फोर्स लगेगा जो कि रोटेशन की डायरेक्शन के ऑपोजिट होगा, और शाफ्ट डायरेक्ट ब्लेड्स के साथ अटैच होने के कारण ये सारा फोर्स शाफ्ट पर ट्रांसफ़र हो जाएगा और शाफ्ट वोबलिंग करना स्टार्ट कर देगी। मींस ये अपने एक्सिस पर नहीं रोटेट करती, जिसे हम वाइब्रेशन कहते हैं। और इस वाइब्रेशन को ख़त्म करने के लिए ब्लेड्स को लूज रखा जाता है। इसके लिए एक फर ट्री में वी शेप के स्लॉट्स बनाए जाते हैं और जब इनमें ब्लेड को इंस्टॉल किया जाता है तो ये थोड़े लूज रहते हैं। जब फैन घूमता है तो इनर्शिया के कारण ऑपोजिट फोर्स जनरेट होता है और ये फोर्स शाफ्ट को ट्रांसफ़र नहीं होता, बल्कि ब्लेड्स इन गैप में अपने आप एडजस्ट हो जाते हैं, जिससे कि इंजन वाइब्रेशन कम हो जाती है। इसके बाद है नोज कोन। इसे स्पिनर भी बोलते हैं। इसके 2 पार्ट्स होते हैं, रेयर स्पिनर और फ्रंट स्पिनर। रेयर स्पिनर को डायरेक्टली फैन के साथ अटैच करके उसके ऊपर फ्रंट स्पिनर अटैच किया जाता है। स्पिनर के 3 फायदे हैं। सबसे पहला कि ये एरोडायनेमिक फ्लो बनाए रखते हैं। जब रिलेटिव एयर आकर इससे टकराती है तो वो ड्रैग इंक्रीज करने के बजाय इंजन फैन में चली जाती है, जो कि इंजन की वर्किंग के लिए काम आती है। दूसरा, जब एयरप्लेन ग्राउंड पर होता है तो स्पिनर पर बने स्पाइरल्स को घूमता देखकर ग्राउंड क्रू को ये पता चलता है कि इंजन कितना तेज चल रहा है। उसके पास जाना काफ़ी डेंजरस हो सकता है। और तीसरा, जब एयरप्लेन हवा में होता है तो इसके इंजन एक खाली होल्स की तरह दिखते हैं और बर्ड्स हमेशा इन खाली होल्स में जाने की कोशिश करते हैं, जिससे कि बर्ड इंजेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं।
पर स्पिनर पर ड्रॉ इस स्पाइरल से बर्ड्स डर जाते हैं और ज़्यादा पास नहीं आते। एयरक्राफ्ट इंजन का अगला पार्ट है इनलेट गाइड वेन। ये इनटेक फैन के जस्ट पीछे होती है। इनटेक फैन जो एयर खींचता है तो फैन के हाई स्पीड घूमने से हवा काफ़ी टर्बुलेंट सी हो जाती है। तो ये इनलेट गाइड वेन्स एयर को सीधा डायरेक्ट करती है ताकि वो इंजन में अच्छे से यूज़ की जा सके। इसके अलावा जब भी फैन के किसी ब्लेड को निकालकर चेंज करना होता है तो उसके साथ वाले ब्लेड को इनलेट गाइड वेन से बांध दिया जाता है, क्योंकि एयरप्लेन फैन को काफ़ी अच्छे से बैलेंस्ड बनाया जाता है। अगर इसमें से एक भी फैन ब्लेड निकाल लिया गया तो फैन का वेट इक्वल नहीं रहेगा और वो धीरे से घूमना स्टार्ट कर देगा, जो कि आपको फिजिकली हर्ट करने के लिए काफ़ी होगा। और आपने कभी सोचा है कि इंजीनियर्स को कैसे पता चलता है कि फैन का ब्लेड नंबर 1 कौन सा है? इसके लिए किसी भी एक ब्लेड पर या स्पिनर पर एक छोटा सा डॉट होता है और उसके जस्ट सामने वाला ब्लेड नंबर 1 ब्लेड होता है। इनलेट गाइड वेन्स के बाद आते हैं अगले कंपोनेंट पर, जो कि है कंप्रेसर। कंप्रेसर का काम एयर के प्रेशर और डेंसिटी को बढ़ाना होता है, क्योंकि इंजन में ज़्यादा थ्रस्ट पैदा करने के लिए ज़्यादा एयर की ज़रूरत पड़ती है। इसलिए इंजन में कंप्रेसर लगाया जाता है ताकि एयर को कंप्रेस करके उसकी क्वांटिटी बढ़ाई जा सके और प्रेशर इंक्रीज करके उसको थोड़ा गर्म भी किया जाता है ताकि अगले स्टेज में वो काम आ सके। जेट इंजन में 2 तरह के कंप्रेसर्स यूज़ किए जाते हैं। नंबर 1 सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर एंड नंबर 2 इज़ एक्सियल फ्लो कंप्रेसर। सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर के 3 मेन कंपोनेंट होते हैं। फर्स्ट है इम्पेलर। ये इम्पेलर घूमता है और इसके अंदर जो एयर जाती है वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण बाहर की तरफ डिस्चार्ज होती है। तो एयर के प्रेशर को इंक्रीज करने के लिए इम्पेलर को एक डिफ्यूज़र से कवर किया जाता है, जिसका एरिया लगातार बढ़ता जाता है। इम्पेलर में से हवा निकलकर इस डिफ्यूज़र में जाती है और जैसे मैंने पहले बताया, एरिया बढ़ने के कारण एयर की स्पीड कम हो जाएगी और उसका प्रेशर बढ़ जाएगा। और अब इस प्रेशराइज्ड एयर को अगले कंपोनेंट में भेजने के लिए एक वलूट केसिंग अटैच की जाती है, जो कि हवा को कंबस्टन चैम्बर में भेजती है। पर यह सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर एयर को ज़्यादा कंप्रेस नहीं कर पाते, जिसका साफ मतलब है कि हमें थ्रस्ट भी कम मिलेगा। इसलिए इन कंप्रेसर्स को ना यूज़ करके सभी जेट इंजन्स में एक्सियल फ्लो कंप्रेसर यूज़ किए जाते हैं। इस एक्सियल फ्लो कंप्रेसर में हम जितनी चाहे उतनी एयर को कंप्रेस कर सकते हैं। बताता हूँ कैसे। एक्सियल फ्लो कंप्रेसर में 2 मेन कंपोनेंट होते हैं। नंबर 1 इज रोटर एंड नंबर 2 इज स्टेटर। इन दोनों पर ही छोटे छोटे एयरफॉइल शेप के ब्लेड्स होते हैं। फ़र्क सिर्फ इतना है कि रोटर घूमता है और स्टेटर बिल्कुल स्टेशनरी रहता है। ये दोनों मिलकर एक स्टेज बनाते हैं। मींस रोटर और स्टेटर की एक जोड़ी को एक स्टेज बोलते हैं। जब एयर इनलेट गाइड वेन से रोटर तक पहुंचती है तो ये रोटर घूम घूम कर उस एयर की स्पीड को इंक्रीज कर देते हैं, जिससे कि एयर की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है। और जब ये तेज स्पीड वाली एयर स्टेटर के ब्लेड से टकराती है तो एकदम से टक्कर होने के कारण एयर की स्पीड ऑलमोस्ट 0 हो जाती है और प्रेशर एकदम से बढ़ जाता है। ये तो था वो प्रेशर जो एक स्टेज में बढ़ा, पर प्रेशर को जितना ज़्यादा बढ़ाना हो उतनी ज़्यादा स्टेजेस यूज़ की जाती हैं। इसलिए ये कंप्रेसर सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर से काफ़ी ज़्यादा अच्छा और रिलायबल है। एयरप्लेन के इंजन में 2 एक्सियल फ्लो कंप्रेसर इंस्टॉल होते हैं। पहला लो प्रेशर कंप्रेसर और दूसरा हाई प्रेशर कंप्रेसर। लो प्रेशर कंप्रेसर बाहर से आने वाली लो प्रेशर एयर का प्रेशर बढ़ाता है, जबकि हाई प्रेशर कंप्रेसर लो प्रेशर कंप्रेसर द्वारा कंप्रेस की गई एयर को और ज़्यादा कंप्रेस करता है। सो क्वेश्चन ये है कि इन दोनों कंप्रेसर्स को इंस्टॉल करने की ज़रूरत क्यों पड़ी? क्या एक ज़्यादा स्टेज वाला कंप्रेसर यूज़ नहीं किया जा सकता? तो आंसर है किया तो जा सकता है, पर कंप्रेसर्स को अलग अलग करने का काफ़ी फ़ायदा है। पहला, ये दोनों कंप्रेसर्स अलग अलग शाफ्ट पर घूमते हैं। अगर लो प्रेशर कंप्रेसर क्लॉकवाइज घूमता है तो हाई प्रेशर कंप्रेसर काउंटर क्लॉकवाइज घूमता है। जैसा कि हम जानते हैं कि न्यूटन के लॉ इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन के कारण
इन दोनों कंप्रेसर्स पर अलग अलग टॉर्क जनरेट होगा जो कि रोटेशन की डायरेक्शन के ऑपोजिट होगा। ये एलपीसी और एचपीसी कंप्रेसर का टॉर्क एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं और इंजन स्टेबल रहता है। और दूसरा फ़ायदा ये है कि अलग अलग स्पूल पर होने के कारण और साइज़ में डिफरेंस होने के कारण इनकी स्पीड में भी चेंज आता है। एचपीसी छोटा होने के कारण एलपीसी के मुकाबले 4 गुना ज़्यादा तेज घूमता है और प्रेशर को भी उतना ज़्यादा इंक्रीज करता है। हाई प्रेशर कंप्रेसर में एयर का टेम्परेचर ऑलमोस्ट 450 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। इसके बाद अगला सेक्शन है कंबस्टन चैम्बर का। पर एयर कंबस्टन चैम्बर में जाने से पहले एक छोटे से डिफ्यूज़र सेक्शन से निकलती है ताकि पीछे से आने वाली एयर की स्पीड थोड़ी और कम की जा सके, ताकि ये कंबस्टन चैम्बर में फ्लेम को ना बुझा दे और अच्छे से जले। इसके बाद एयर कंबस्टन चैम्बर में एंटर करती है जिसमें कि फ्यूल इंजेक्टर्स और इग्नाइटर्स होते हैं। फ्यूल इंजेक्टर्स कंबस्टन चैम्बर में फ्यूल स्प्रे करते हैं जो कि एयर के साथ मिक्स हो जाती है। एयर और फ्यूल के मिक्सचर को इग्नाइटर्स बर्न कर देते हैं जिससे कि एयर और फ्यूल का मिक्सचर हाई प्रेशर गैस में कन्वर्ट हो जाता है, जैसे कि हम स्टीम बोलते हैं। आगे बढ़ने से पहले ये देखते हैं कि कंबस्टन चैम्बर कितनी टाइप के होते हैं। गैस टरबाइन इंजन्स में कंबस्टन चैम्बर 3 टाइप के होते हैं। पहला टाइप है कैन टाइप कंबस्टन चैम्बर। इस कंबस्टन चैम्बर की पहचान ये है कि ये कैन की तरह होते हैं। इन कंबस्टन चैम्बर में एक फ्लेम ट्यूब होती है और हर एक फ्लेम ट्यूब पर एयर केसिंग इंस्टॉल होती है। दूसरा है एनुलर टाइप कंबस्टन चैम्बर। इस एनुलर टाइप कंबस्टन चैम्बर में कैन्स के बजाय एक बड़ी राउंड फ्लेम ट्यूब होती है और इस फ्लेम ट्यूब को ऊपर और नीचे से एयर केसिंग से कवर किया जाता है। और तीसरा टाइप पहले 2 कंबस्टन चैम्बर्स को मिक्स करके बनाया जाता है जिसे कैन एनुलर टाइप कंबस्टन चैम्बर बोला जाता है। इसमें मल्टीपल कैन्स या फ्लेम ट्यूब्स होती हैं और अलग अलग फ्लेम ट्यूब्स पर एयर केसिंग चढ़ाने के बजाय इनको ऊपर और नीचे सिंगल सिंगल एयर केसिंग से कवर किया जाता है। अब इसको थोड़ा और ध्यान से समझते हैं कि फ्लेम ट्यूब और एयर केसिंग क्या होती है। और इसके अलावा आपने कंबस्टन चैम्बर पर ये होल्स भी देखे होंगे और इन होल्स के काम को भी अच्छे से समझते हैं। जिस पार्ट में फ्यूल और एयर मिक्स होकर जलते हैं, मीन्स जहाँ कंबस्टन होती है, उस ट्यूब को फ्लेम ट्यूब बोलते हैं। और इस फ्लेम ट्यूब के 3 पार्ट्स होते हैं। नंबर 1 इज प्राइमरी जोन, नंबर 2 इज सेकेंडरी जोन एंड नंबर 3 इज टर्शियरी जोन। और जो एयर केसिंग होती है उसका मेन पर्पस कंबस्टन चैम्बर को ठंडा करना होता है। जब एयर कंबस्टन चैम्बर में आती है तो अराउंड 80% हवा एयर केसिंग में चली जाती है और रिमेनिंग 20% एयर फ्लेम ट्यूब के प्राइमरी जोन में जाती है, जहां एयर और फ्यूल का मिक्सचर बर्न होता है और स्टीम या गैस जनरेट होती है और कंबस्टन चैम्बर का टेम्परेचर 2000 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। फिर एयर केसिंग में प्रेजेंट एयर कंबस्टन चैम्बर को ठंडा करती है और इसके अलावा एयर केसिंग की एयर इन डिल्यूजन होल्स की हेल्प से फ्लेम ट्यूब के सेकेंडरी जोन में एंटर होकर कंबस्टन को स्टेबल करती है और टर्शियरी जोन में जाकर गैस में मिक्स होकर उसके टेम्परेचर को कम करके 1700 डिग्री सेल्सियस तक लाती है, ताकि टरबाइंस पर इतने हाई टेम्परेचर का इफेक्ट ना पड़े। इसके बाद ये स्टीम या गैस टरबाइंस में जाती है। हर एक टरबाइन सेट के आगे एक गाइड वेन होती है जो कि कंबस्टन चैम्बर से आने वाली गैस की डायरेक्शन को सीधा करके टरबाइंस तक भेजती है। और जब ये गैस टरबाइंस के ब्लेड से टकराती है तो टरबाइन रोटेट करना शुरू कर देती हैं। मींस गैस की केमिकल एनर्जी मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। एयरप्लेन में टरबाइंस के भी 2 सेट होते हैं, पहला हाई प्रेशर टरबाइन और दूसरा लो प्रेशर टरबाइन। हाई प्रेशर टरबाइन कंबस्टन चैम्बर से आने वाली हाई प्रेशर गैस से एनर्जी एक्सट्रैक्ट करती है और गैस की स्पीड को थोड़ा बढ़ाती है। और लो प्रेशर टरबाइन हाई प्रेशर टरबाइन से आने वाले फ्लो से एनर्जी एक्सट्रैक्ट करती है। ये सारी टरबाइन इम्पल्स टरबाइंस होती हैं क्योंकि एक डिफाइंड डायरेक्शन में से एयर का फ्लो आता है और ये टरबाइंस घूमती हैं। हाई प्रेशर टरबाइन हाई प्रेशर कंप्रेसर से अटैच होता है और लो प्रेशर टरबाइंस लो प्रेशर कंप्रेसर और इंटेक फैन से अटैच होती हैं। और जब ये टरबाइंस रोटेट होने लगती हैं तो ये कंप्रेसर्स और इंटेक फैन को भी रोटेट करती हैं और इंजन सेल्फ सस्टेन हो जाता है।
इसके बाद अब ये फ्लो इंजन नोजल में जाता है ताकि इस फ्लो की स्पीड को बढ़ाकर इंजन में से एग्जॉस्ट किया जा सके ताकि थ्रस्ट बढ़ सके। इसके लिए इंजन का एग्जॉस्ट एरिया कन्वर्जेंट होता है, मींस एग्जॉस्ट या नोजल का एरिया कम होता जाता है ताकि फ्लो की स्पीड बढ़ सके। पर टरबाइंस के जस्ट बाद एकदम से स्पीड इंक्रीज होने से प्रेशर में बहुत डिफरेंस आ सकता है और फ्लो टर्बुलेंट हो सकता है। इसलिए एग्जॉस्ट में ये कौन इंस्टॉल की जाती है। अगर आप ध्यान से देखें तो नोजल के अंदर का एरिया कन्वर्जेंट ना होकर डाइवर्जेंट हो गया है, जिससे कि फ्लो की स्पीड ज़्यादा नहीं बढ़ेगी और फ्लो टर्बुलेंट नहीं होगा। और इसके बाद एक जेट ट्यूब या जेट पाइप में से सारा फ्लो बाहर निकाल दिया जाता है और ये जेट पाइप भी कन्वर्जेंट होती है, जिससे कि एग्जॉस्ट फ्लो की स्पीड अराउंड 1 मैक तक पहुंच जाती है। फ्लो जितनी स्पीड से पीछे की तरफ निकलेगा उतना ही ये इंजन को आगे की तरफ धक्का देगा और एयरप्लेन की स्पीड उतनी ही ज़्यादा बढ़ेगी। जब एयर इंजन इनटेक में जाती है तो अराउंड 70% एयर इंजन बाईपास में जाती है और 30% एयर इंजन कोर में जाती है। इंजन कोर की वर्किंग तो मैंने आपको समझा ही दी है। ये बाईपास एयर इंजन को ठंडा करती है और इंजन की एफिशिएंसी भी बढ़ाती है और इसके साथ साथ इंजन का जो मैक्सिमम थ्रस्ट है वो इसी बाईपास एयर से मिलता है, जबकि इंजन का कोर थ्रस्ट इंजन को घुमाने के लिए या उसकी वर्किंग के लिए काम आता है। तो ये तो थी जेट इंजन की प्रॉपर वर्किंग कि जेट इंजन के कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं और वो कैसे काम करते हैं। अगर शॉर्ट में एक बार देखें तो इनटेक फैन बाहर से हवा खींचता है, कंप्रेसर एयर को कंप्रेस करता है, कंबस्टन चैम्बर एयर को फ्यूल के साथ मिक्स करके जलाता है, जिससे कि टरबाइंस घूमती हैं और इंजन के वेरियस पार्ट्स को भी चलाती हैं और बाकी गैस एग्जॉस्ट नोजल से फुल स्पीड से बाहर निकलती है, जो कि एयरप्लेन को आगे की तरफ चलाती है। इसके बाद इंजन के कुछ और पार्ट्स को समझते हैं जो कि आपको एक इंजन में देखने को मिल सकते हैं। सबसे पहले जब आप इंजन के इनटेक में देखोगे तो आपको T12 यानी टेम्परेचर प्रोब देखने को मिलेगी। ये इंजन के अंदर आने वाली एयर का टेम्परेचर मेजर करती है और उस डेटा को फेडेक तक पहुंचाती है, जो कि इंजन की कैलकुलेशंस के लिए यूज होता है। और इसके आगे एक और खास चीज है, इसे अकॉस्टिक लीनियर पैनल्स बोलते हैं। ये हनीकॉम स्ट्रक्चर के होते हैं और ये जेट इंजन में फैन से होने वाली नॉइस को रिड्यूस करते हैं। इनकी बनावट ही ऐसी होती है कि ये एक लिमिट से ज़्यादा फ्रिक्वेंसी वाली साउंड को एलिमिनेट कर देते हैं। इसके बाद अगर आप इंजन के बाहर वाली साइड आएंगे तो आपको इंजन ऑयल एक्सेस डोर मिलेगा। इंजन में जितने भी मूविंग पार्ट्स हैं उनकी कूलिंग और लुब्रिकेशन के लिए इस ऑयल रिजर्वायर में लुब्रिकेटिंग ऑयल स्टोर करके रखा जाता है। और इसके बाद है TR डीएक्टिवेट, मींस थ्रस्ट रिवर्स डीएक्टिवेट। अगर थ्रस्ट रिवर्स खराब हो और उसको अगली फ्लाइट के लिए ठीक ना किया जा सके और एयरप्लेन को अगली फ्लाइट पर जाना ही जाना है तो इस थ्रस्ट रिवर्स डीएक्टिवेटेड में एक रेड हेड वाला बोल्ट इंस्टॉल कर दिया जाता है, ताकि इसकी इंडिकेशन सबको मिलती रहे कि एयरप्लेन का थ्रस्ट रिवर्स काम नहीं कर रहा है। इंजन के सबसे लास्ट में है ये वेंट ट्यूब। ये एक्चुअली लुब्रिकेटिंग ऑयल रिजर्वायर का एग्जॉस्ट है। जब ये लुब्रिकेटिंग ऑयल सारे कंपोनेंट्स को ठंडा और लुब्रिकेट करके अपने रिजर्वायर में वापस आता है तो उसमें कुछ एयर प्रेजेंट होती है और वो गर्म एयर स्मोक की फॉर्म में इस वेंट ट्यूब से बाहर निकल जाती है। और इसके बाद है नेसल स्ट्रेक। ये एक्चुअली एक वोर्टेक्स जनरेटर होता है। हाई एंगल ऑफ अटैक में विंग के ऊपर का फ्लो खराब होने लगता है, पर यह स्ट्रेक उस फ्लो को सेपरेट नहीं होने देता, जिससे कि विंग पर लिफ्ट बनी रहती है। और इसके नीचे है IDG ऑयल एक्सेस, मींस इंटीग्रेटेड ड्राइव जनरेटर के ऑयल का एक्सेस। इंजन ऑन होने के बाद ये एक जनरेटर को भी चलाता है जो कि एयरप्लेन में इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करता है। उसकी लुब्रिकेशन के लिए ऑयल का एक्सेस यहाँ मिलता है। और इसके अलावा अगर आप इंजन को बिल्कुल साइड से देखो तो आप नोटिस करेंगे कि इंजन का इनलेट एक एंगल पर होता है। इसे इनलेट इंक्लिनेशन एंगल बोलते हैं। क्रूजिंग के टाइम एयरप्लेन का नोज थोड़ा अप रहता है, जिससे कि इंजन का इनटेक भी अप होगा और ये इनटेक का एंगल बिल्कुल सीधा हो जाएगा, जिससे कि इनटेक में जाने वाली एयर पर इफेक्ट नहीं पड़ेगा और इंजन को प्रॉपर एयर मिलती रहेगी।
इंजन को विंग्स के साथ इंस्टॉल करने के लिए इस अटैचमेंट को यूज़ किया जाता है। इसे पाइलोन बोलते हैं। पाइलोन में एक फायरवॉल भी होती है ताकि अगर इंजन में आग लग जाए तो वो आग विंग तक ना पहुंचे, क्योंकि विंग में फ्यूल स्टोर होता है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द जेट इंजन। अगली वीडियो में हम जेट इंजन के टाइप्स और स्पेशली एपीयू यानी ऑक्सिलरी पावर यूनिट को समझेंगे, और उससे अगली वीडियो में ब्रीफली समझेंगे कि एक जेट इंजन कैसे स्टार्ट होता है। आई होप आपको जेट इंजन की एक बेसिक जानकारी मिल गई होगी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब टू आवर चैनल, विजिट आवर वेबसाइट flyering.blogspot.com फॉर एविएशन टेक्निकल आर्टिकल्स एंड स्टे ट्यून्ड।